देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग हायर परचेस कर रहे थे इस क्लास में, ठीक है। तो मिडिल में क्लास एक दिन हुआ नहीं था, लेकिन मैंने जो क्लास शेयर किया था तुम लोग के साथ, दैट इज हायर परचेस लेक्चर 3 लिखा हुआ था। उसमें ये 7 इलस्ट्रेशन 7-8 करवाया था मैंने, और उसमें रिपोजिशन का कैसे कैलकुलेशंस होता है वो बताया था, ठीक है। और आगे सारा का सारा क्वेश्चन रिपोजिशन का ही मिलेगा, क्योंकि यही मेन होता है हायर परचेस में। रिपोजिशन से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता है। हायर परचेस का क्वेश्चन होगा तो वो रिपोजिशन का ही होगा, ठीक है। तो आज हम लोग और भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग रिपोजिशन का और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो तुम लोग रिलेट कर लोगे। अगर वो क्लास नहीं भी देखा है तो देख लो, ठीक है। और अगर देखा है तो ठीक है, और भी अच्छे तरह से रिलेट कर पाओगे। नहीं तो अभी वैसे भी रिपोजिशन फिर से ही ये सारे क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ए ट्रांसपोर्ट परचेज फ्रॉम कोलकाता मोटर्स 3 टेम्पोस, ठीक है। तो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसने परचेस किया है कोलकाता मोटर्स बोल के जो कंपनी है उनसे 3 टेम्पो कॉस्टिंग 50,000 ईच, ठीक है। एक मिनट विंडो लगा के आते हुए मेरा आवाज हो रहा है। हाँ देखो, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसने कोलकाता मोटर बोल के कोई कंपनी से, ठीक है, 3 टेम्पो परचेस किया है, कॉस्टिंग है 50,000 ईच। तो टोटल कितने का परचेस किया है एसेट? अगर 3 टेम्पो कॉस्टिंग 50,000 अगर ईच बता रहा है तो टोटल कितना हो रहा है? क्योंकि ये सिर्फ 50,000 नहीं बोला है, बोला है ईच, यानी टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितने का एसेट खरीदा गया है? 3 टेम्पो इंटू 50,000, तो कितना हो जाएगा? 1,50,000, ठीक है। ये हमें देख लेना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में ईच लिखा हुआ रहता है नहीं रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा टोटल वैल्यूएशन ऑफ एसेट कितना होगा। ऑन द हायर परचेज सिस्टम ऑन 1/1/2011, ठीक है। तो 1/1/2011 में अगर परचेज किया गया है 50,000 ईच करके, ठीक है, 50,000 ईच 3 टेम्पो। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑन 1/1/2011 पेमेंट वाज टू बी मेड 30,000 डाउन। अब बताओ 30,000 डाउन बोला है, क्या पूरे पे 30,000 है या 50,000 पे 30,000 है? ये समझ में आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आगे। हम लोग बोला है कि 30,000 डाउन, तो इसका मतलब बोलो, पेमेंट वाज टू बी मेड 30,000 डाउन, इसका मतलब पूरे पे ही होगा ना मैम, क्योंकि सारा टेम्पो तो एक ही साथ खरीद रहा है। हाँ, तो ये ओवरऑल पे 30,000, एक 50,000 पे नहीं, क्योंकि 30,000 डाउन ईच कहाँ बोला है? ईच नहीं लिखा हुआ है, मतलब पूरे वैल्यू पे ही 30,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो 30,000 एंड द रिमाइंडर जो बच जाएगा, तो बचेगा कितना? अगर हम लोग 30,000 तुरंत दे रहे हैं जिसे डाउन पेमेंट बोलते हैं, तो कितना बचेगा? 1.5 लाख का अगर कुछ खरीदे हैं हम लोग एसेट, और उसमें अगर 1,20,000। 1,20,000 उसे 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, तो कितना करके देना पड़ेगा? अगर इसमें 30,000 अभी 40,000। 40,000 करके हर बार देना पड़ेगा एनुअल इंस्टॉलमेंट। लेकिन वो तो हुआ प्रिंसिपल, जो 40,000 करके आ रहा है वो प्रिंसिपल, क्या वो इंस्टॉलमेंट हुआ? नहीं, वो तो प्रिंसिपल है ना, क्योंकि हम लोग एक्चुअल अमाउंट को डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं, तो वो प्रिंसिपल हुआ, इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ। लेकिन प्रिंसिपल पता चल गया कि इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्लियरली नहीं बोलेगा, हमें खुद से समझना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है वो तो हम लोग क्लास में फर्स्ट क्लास में ही वही सब ही पढ़े थे, ठीक है। तो ये जो बच रहा है इसे 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। और इंस्टॉलमेंट जो है 31 दिसंबर 2011 से स्टार्ट होने वाला है, मतलब ऐसे 31 दिसंबर 2011 यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगेगा। उसके बाद 31 दिसंबर 2012 सेकेंड इंस्टॉलमेंट, उसके बाद 31 दिसंबर 2013, ये हो गया थर्ड इंस्टॉलमेंट। 1 2 3
और उसके बाद टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। हाँ, तीन इंस्टॉलमेंट हो गया, लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा 9% पर एनम। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा ये बताओ, क्योंकि इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना तो मैंने सिखाया। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पहले ये तो बताओ कि इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। पहला इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ, पहला इंस्टॉलमेंट कैसा होगा। ये तो हायर परचेस में मेन है, अगर हम लोग ये नहीं कैलकुलेट 3600। 3600 कैसे। इंस्टॉलमेंट तो जो है उस पे परसेंटेज लगाया ना, 9% इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट पे 9% किस पे, 1,40,000। 40 40 नहीं, हजार प्रिंसिपल पे क्यों लगेगा। इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट हमेशा लोन अमाउंट पे लगता है। अगर हम लोगों ने 3 टेम्पो खरीदा है, 3 टेम्पो खरीदा है एट द रेट ऑफ 50,000 करके, तो टोटल हो जाता है यहाँ पर 3 × 50,000, तो 1,50,000 ये हमारा टोटल बिल बन गया। 1,50,000 हमें पे करना पड़ेगा। अब हम लोग डाउन पेमेंट कर रहे हैं कुछ अमाउंट, जो बता रखा है क्वेश्चन में 30,000, तो बच रहा है 1,20,000। अब एक जीरो ज्यादा हो गया, 1,20,000। तो अब जितना भी हम लोग इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे होता है, जो अमाउंट हम लोग पे नहीं किए, जो उन लोगों से लोन ले लिया, उस अमाउंट को इंटरेस्ट बोला जाता है। तो कितना अमाउंट नहीं पे कर रहे हैं हम लोग, कितने का उधार ले रहे हैं, 1,20,000। तो फिर इंटरेस्ट हमेशा उसी पे लगता है जो अमाउंट नहीं पे करते हैं। तो अगर हम लोग को यहाँ पर इंस्टॉलमेंट करना है, तो मैंने ऐसे करके पूरा कॉलम बताया था, वैसे ही करना चाहिए हमें। ये देखो, प्रिंसिपल, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट वाला क्लास, सेकेंड वाला क्लास, ये दोनों में ही हम लोगों ने ये सारा चीज किया था। इंटरेस्ट, ठीक है, तो 1,20,000 हमेशा इंटरेस्ट लोन अमाउंट पे लगता है। लोन अमाउंट का मतलब कौन सा अमाउंट, सीधा सा बात है, जो पैसा नहीं देते हैं वही लोन हो जाता है। तो 1,20,000 नहीं दे पा रहे हैं, 9%, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा 1,20,000 पे 9%। 10,800। 10,800। और इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो पता चल गया 10,800। प्रिंसिपल भी क्वेश्चन बता रखा है कि बचा हुआ अमाउंट को 3 बार में पे करना है, बचा हुआ अमाउंट को 3 बार इक्वल। और हमेशा इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब ही होता है इक्वल प्रिंसिपल। ये एकदम फर्स्ट, इसमें इस स्लाइड में तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके पहले वाला जो स्लाइड था उसमें लिखा हुआ था कि इक्वल प्रिंसिपल मतलब ही हो जाता है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब ही होता है इक्वल प्रिंसिपल। इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब ही इक्वल प्रिंसिपल होता है। तो इक्वल प्रिंसिपल कितना करके हो रहा है, 40,000 करके। इसका मतलब पहला इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा, 40,000 50,000 नहीं, 50,800। नहीं, वो तो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, प्लस इंटरेस्ट कर देंगे। हाँ, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट 50,800, प्रिंसिपल अमाउंट 40,000, इंटरेस्ट अमाउंट 10,800। लेकिन अगर कोई पूछे कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट, देन 50,800 इतना ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या माइनस होता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल का कॉलम है, तो यहाँ से सिर्फ प्रिंसिपल ही माइनस होगा। तो 1,20,000 ये पैसा बाकी कब था, ये पैसा बाकी था यहाँ पर देखो, खरीदा गया है 1111 में, ठीक है। ये पैसा 1111 में ही बाकी है, क्योंकि 1111 में ही ये बिल बना, 1111 में ही ये डाउन पेमेंट किया गया, और 1111 में ही 1,20,000 बाकी हुआ। और ये पूरे साल ड्यू होते रहा, यानी 3 बार होगा ना ऐसा करके। तो पहला 1111 यहाँ पर बाकी था 1,20,000, और ये 1,20,000 का कुछ हिस्सा हम लोग पेमेंट यहाँ पर करेंगे, दैट इज 31 दिसंबर 2011, जो हमारा इंस्टॉलमेंट का डेट है। यानी 50,800 यहाँ पेमेंट होगा। तो ये पूरे साल भर में जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ उसी का अमाउंट 10,800 है। तो ये मिला के हम लोग ये पेमेंट करेंगे, तो हमारा प्रिंसिपल कितना कम हो जाएगा। इंटरेस्ट तो एक्स्ट्रा अमाउंट है, क्योंकि हम लोग वो एक्चुअली क्या होता है, इन्फ्लेशन वगैरह के लिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाता है, क्योंकि बाद में पे करेंगे तो इसका तो लॉस है। अभी इसको 1.5 लाख मिलता है, उसकी जगह इसको मतलब एक इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 1.5 लाख रुपया मिलेगा, उससे थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट लिया जा रहा है। तो यहां से क्या माइनस होना चाहिए, 31 दिसंबर 2011 में जो पेमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल 1। प्रिंसिपल 1 पेमेंट हो जाएगा। प्रिंसिपल 1 का अमाउंट कितना है,
प्रिंसिपल 1 का अमाउंट है 40,000, तो हम लोगों ने 1,20,000 में से पहला 40,000 पे कर दिया, तो बचा कितना? 80,000। 80,000। अब ये 80,000 हम लोग नहीं पे कर पा रहे हैं एक बार में, इसको भी इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो इसको इंस्टॉलमेंट में जब पे करेंगे तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट जो इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू होगा वो 80,000 पे होना चाहिए। तो 80,000 का लोन ले रखा है अभी हम लोगों ने, 80,000 पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, तो ये हो जाएगा 7,200। और यहाँ पर ये तो 40,000 था, वो तो पहले ही बात हो गया है कि 40,000 करके 3 बार पे करना है, प्लस 7,200, तो ये हो गया 47,200 सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर सेकेंड बार हम लोग 40,000 पे करेंगे। प्रिंसिपल 2 31 December 2012, प्रिंसिपल 2 40,000 सेकेंड बार पेमेंट करेंगे, तो हो रहा है 40,000 बच रहा है। 3 बार करना पड़ेगा, एक बार और एक ही 40,000 बचा, तो यहाँ पर हो गया 40,000 प्लस यहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा, तो 40,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, 40,000 इंटू 9%, 3600। हाँ 3,600, तो यहाँ पर हो गया 43,600, ये हो गया अमाउंट। अब ये जैसा ही हम लोग यहाँ पर अमाउंट निकाल रहे हैं, एक्चुअली हो क्या रहा है, 1,20,000 में पहले इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, फिर प्रिंसिपल के साथ ये मिला के पेमेंट हो रहा है। जैसे ही पेमेंट हो रहा है एक प्रिंसिपल थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, इसीलिए अगर देखें तो लोन का अमाउंट भी कम होते जाता है। क्यों? जैसे ही हमारा लोन टेकन अमाउंट कम होगा, पहले 1,20,000 था, इसीलिए 9% होते हुए भी 10,800 था, फिर भी 9% हर बार है, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोन का अमाउंट भी कम हो रहा है जैसे जैसे प्रिंसिपल पे हो रहा है। ये सेकंड प्रिंसिपल पे हो गया सेकंड इंस्टॉलमेंट के साथ। अब ये थर्ड इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर लिया, यानी थर्ड प्रिंसिपल भी पे हो गया। जैसे ही हम लोग ये 43,600 कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी ये पेमेंट होने का मतलब है यहाँ से प्रिंसिपल भी पेमेंट हो जाना, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। प्रिंसिपल 3 ये पेमेंट होगा 31 December 2013, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इन फेलियरिटी हो गया है, ठीक है, इस वजह से रिपोजिशन होगा। अच्छा, यहाँ पर आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ए ट्रांसपोर्ट राइट्स ऑफ, ए ट्रांसपोर्ट मतलब जो खरीदा है, परचेजर, राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये लोग WDB मेथड यूज कर रहे हैं, जो परचेजर है और एसेट का वैल्यूएशन इस तरह से कर रहे हैं। इफ इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के एंड में, यानी 31 December 2011, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट ऑन 31 December 2012। तो एक ही इंस्टॉलमेंट पे हुआ है, उसके बाद से इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला इंस्टॉलमेंट पे हुआ है, उसके बाद से नहीं हो रहा है, नहीं पे कर पाया, डिफॉल्ट हो गया है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू, अच्छा, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट, कोलकाता मोटर्स एग्रीड। अब अगर इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे तो हायर परचेस का तो सिस्टम ही यही था कि चाहे तो रिपोजेस कर सकते हैं, ठीक है, आके जो बेचा है वो आके एसेट को लेके जा सकता है। तो कोलकाता मोटर्स यानी जो सेलर था एग्री टू लीव 1 टेम्पो विद द परचेजर। 3 टेम्पो खरीदा गया था, बोला 1 टेम्पो तुम अपने पास रख लो और 2 टेम्पो हम लेके चले जाएंगे, 1 टेम्पो विद द परचेजर ऑन 31 December 2012। यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट का डेट जिस दिन आया, उस दिन जो सेलर था वो बोल रहा है कि ठीक है, पैसा नहीं दे पा रहे हो, 1 टेम्पो रख के जाएंगे, बाकी 2 टेम्पो लेके चले जाएंगे, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर 2 टेम्पो अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन 31 December 2012। 31 December 2012 का जितना अमाउंट ड्यू था उसके अगेंस्ट में जो 2 टेम्पो लेके जा रहा है उसका वैल्यू को एडजस्ट करके लेके जाएगा। गुड मॉर्निंग शुभश्री। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, हम लोग इलस्ट्रेशन 9 कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, फिर देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द टेम्पो वेयर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन WDV। ये वैल्यू कौन किया? ये वैल्यू कर रहा है जो सेलर है। सेलर बोल रहा है हम जो एसेट लेके जा रहे हैं रिपोजिट करके, हम उसका वैल्यूएशन करेंगे 30% डेप्रिसिएशन के हिसाब से, लेकिन जो परचेसर था उसने 20% के हिसाब से एसेट का वैल्यू कर रखा है। हमें क्या बोला है, सो द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ए ट्रांसपोर्ट फॉर द ईयर 2011-12-13। ए ट्रांसपोर्ट कौन है?
ए ट्रांसपोर्ट परचेजर है, मतलब हमें परचेजर के बुक्स में अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो परचेजर के बुक्स में क्या अकाउंट होना चाहिए, क्या क्या अकाउंट होना चाहिए? अगर हम लोग इन द बुक्स ऑफ ए यानी परचेजर कर रहे हैं तो परचेजर के बुक्स में क्या क्या अकाउंट होना चाहिए? परचेजर के पास क्या अकाउंट होगा बताओ? मेन कौन सा अकाउंट होगा? परचेजर जो है मशीन का होगा, टेम्पो यहाँ पर, और एक तो एसेट अकाउंट होगा क्योंकि जब और भी एक वो वेंडर का होगा। वेंडर का होगा क्योंकि जब भी वो परचेस करेगा तो उसका तो पहला एंट्री यही होगा, टेम्पो अकाउंट डेबिट टू वेंडर, हायर वेंडर। तो यहाँ पर टेम्पो अकाउंट बना लेते हैं और यहाँ पर वेंडर का नाम है कोलकाता मोटर्स। अच्छा, सबसे पहले हम लोग परचेज का एंट्री पास करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग इन द बुक्स ऑफ परचेजर कर रहे हैं। तो परचेजर जब टेम्पो खरीद रहा होगा तो उसका क्या एंट्री हुआ होगा? टेम्पो अकाउंट डेबिट, डेट कौन सा है ये देख लो, इन्होंने खरीदा था 1/1/2011 को, तो टेम्पो अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो 1/1/2011 को एंट्री हो जाएगा टू हायर वेंडर यानी टू कोलकाता मोटर्स, कोलकाता मोटर्स। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 3 टेम्पो इंटू 50,000 करके ईच, तो यहाँ पर हो गया 1,50,000। अब इसी का हम लोग क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पर कर सकते हैं, 1/1/11 में लिखेंगे बाई टेम्पो, यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000। अच्छा, अब जैसे ही खरीदना हो गया उसके साथ साथ इन्होंने डाउन पेमेंट भी किया है, तो डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होता है? उसी हिसाब से कौन से अकाउंट में जाएगा? डाउन पेमेंट करने से एंट्री क्या होता है? डाउन पेमेंट करने से कुछ ना कुछ क्रेडिट अमाउंट कम हो जाता है, तो उसमें एंट्री क्या होगा? पहले परचेस किया तब एंट्री हुआ टेम्पो अकाउंट डेबिट टू कोलकाता मोटर्स 1,50,000, और जब 30,000 पेमेंट कर दिया जाएगा तो क्रेडिट अमाउंट 1,50,000 से लेस होके 1,20,000 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? कोलकाता मोटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, अगर हम लोग डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक या कैश हो जाएगा। डाउन पेमेंट 30,000 बोला था, 30,000 डाउन पेमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया 1 तारीख का बाद जिस दिन खरीदा गया। अब बचा हुआ पैसा 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा। देखो अभी मैंने यहाँ पर वर्किंग करके दिखाया, ये 40 40 40 बचा हुआ 1,20,000, ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा, तो 40 40 करके, और यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट पूरे साल ड्यू होगा, तो पूरे साल अगर इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट कोलकाता मोटर्स को मिलेगा। हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ ए यानी परचेजर। तो परचेजर के लिए इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट उनके लिए एक्सपेंस है, तो 31 दिसंबर 2011 बाई इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा? 1,50,000 से 30,000 माइनस कर दो, वैसे भी देख सकते हो, वर्किंग नोट में भी किया हुआ है 10,800। 10,800। अब जैसे ही 31 दिसंबर इंटरेस्ट ड्यू हुआ और 31 दिसंबर को ही पहला इंस्टॉलमेंट भी देना पड़ेगा, तो ये हो गया टू बैंक, जैसे डाउन पेमेंट था उसके जगह इंस्टॉलमेंट। तो 40,000 लिखने का जरूरत नहीं, मैंने तो यहाँ दिखा ही रखा है, ये देख लो, 40,000 प्लस 10,800 यानी 50,800। 50,800 पेमेंट हो गया, तो बचा कितना? इधर दिखेगा हमें कितना बच रहा है, तो ये हो गया 80,800, और इधर हो जाएगा, नहीं बैलेंस तो इधर आएगा, सॉरी बैलेंस इधर आएगा, ये ज्यादा है, 800 1,60,800 टू बैलेंस CD 1,60,800 माइनस 80,800, तो ये हो गया 80,000। अच्छा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया क्रेडिट अमाउंट का, वैसे यहाँ पर 1 साल पूरा एसेट यूज हो गया तो एसेट पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। ये डेप्रिसिएशन कौन लगा रहा है? जो परचेजर है। तो 31 दिसंबर 2011 बाई डेप्रिसिएशन, और जो परचेजर है उन्होंने डेप्रिसिएशन लगा रखा है 20% WDV पर एनम, तो 20% 1,50,000 का 20% 30,000 बाई बैलेंस
CD 1,20,000, 1,50,000। ये 1 साल का हो गया। 1 साल में फिर यहाँ से एसेट जो है ये ब्रॉट डाउन कर लेंगे 1,112 टू बैलेंस BD 1,20,000, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर भी ब्रॉट डाउन हो जाएगा कि कितना पैसा बाकी है, तो ये हो गया 1,112 बाई बैलेंस BD 80,000 देना पड़ेगा। अब ये पेमेंट नहीं कर सकता है, ये तब पता चलता है जब इंस्टॉलमेंट देने का टाइम आता है। इंस्टॉलमेंट कब देना है? हर साल के एंड में, ठीक है। तो अगर इंस्टॉलमेंट ईयर के एंड में देना है तब तक तो इंटरेस्ट भी ड्यू होगा, पूरे साल भर इंटरेस्ट भी ड्यू होगा, एसेट भी यूज हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट दोनों ही चार्ज होगा, ठीक है। अब पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो तो अलग बात है। तो 1 साल पूरा खत्म हो गया, 31 दिसंबर 2012 आ गया है, ठीक है। अब 31 दिसंबर 2012 आ गया है तो इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया है। तो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री कितना हो जाएगा? बाई इंटरेस्ट बोल के इस अमाउंट पे होगा 80,000 पे, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर भी 80,000 पे 9%, 7,200 इंटरेस्ट ड्यू हो गया। लेकिन क्या यहाँ पर टू बैंक होगा? ये बताओ, क्या यहाँ पर टू बैंक होगा? क्या हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर पा रहे हैं? सोचो। नहीं। नहीं, तो इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे तो उसके जगह हो क्या रहा है? इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे तो उसके जगह हुआ क्या? ए मोटर्स के साथ हुआ क्या? एक टेम्पो रख दिया, जो सेलर था उसने एक टेम्पो रख दिया और बाकी टेम्पो लेके चला गया, ठीक है। तो अगर एसेट चला जाएगा तो एंट्री क्या होगा? एसेट आने से एसेट डेबिट होता है, तो एसेट चले जाने से क्या एंट्री होगा? बोलो। एसेट आने से एसेट डेबिट, और एसेट अगर चला जा रहा है, क्योंकि 2 टेम्पो लेके चला जाएगा ना, एक रख के जाएगा, अगर 2 टेम्पो लेके चला जाएगा तो क्या एंट्री होगा? क्रेडिट होगा ना, वेंडर के पास वापस जा रहा है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट होगा ना। हाँ, वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो कोलकाता मोटर्स डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग टू बैंक लिख रहे थे क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे कर पा रहे थे। अब बैंक नहीं लिख के क्या लिखना पड़ेगा? टू टेम्पो जो चला जा रहा है, टू टेम्पो, यहाँ पर 2 टेम्पो का वैल्यूएशन हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक होगा। और यहाँ पर दिखाएंगे कि एसेट का वैल्यू हमारा कितना यूज करने पे कम हो गया है बाय डेप्रिसिएशन। चाहे हम लोग इंस्टॉलमेंट दे या ना दे, एसेट तो यूज हुआ है तो एसेट पे डिप्रिसिएशन जरूर लगेगा। तो 1,20,000 का 20%, तो ये हो गया 24,000, ठीक है। 24,000। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग बाई बैलेंस CD करके एसेट का वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर 3 टेम्पो का वैल्यूएशन है जबकि एक टेम्पो चले जा रहा है, ठीक है। 2 टेम्पो चले जा रहा है, एक टेम्पो रह जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर हम लोग बाई बैलेंस CD सारा नहीं लिख सकते, एक टेम्पो का वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ही टेम्पो रह जाएगा। कोलकाता मोटर्स के पास सॉरी ए ट्रांसपोर्ट के पास एक ही टेम्पो रह जाएगा, तो 1,20,000 से 24,000 माइनस करके हम लोग बैलेंस नहीं दिखा सकते कि पूरा का पूरा इतना रह गया, ठीक है। जो रह गया वही सिर्फ दिखा सकते हैं। तो एक टेम्पो रह जाएगा, तो एक टेम्पो का वैल्यूएशन क्या होगा तुम लोग बता सकते हो? क्योंकि एक एक टेम्पो 50,000 का था, ठीक है। एक ही टेम्पो यहाँ पर रह जाएगा तो उसका वैल्यूएशन कितना आएगा? क्या बता सकते हो कितना आएगा? यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट करके देख सकते हैं ना, ये देखो, वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पर करके दिखाते हैं। 50,000 का एक एसेट वो रख दे रहा है, ठीक है। जो एसेट उसने 1,11 को ही खरीदा था, ठीक है। फिर उस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 31 दिसंबर 11 तक 20%, तो कितना हुआ होगा? 50,000 पे 20%, सोचो कितना हुआ? 10,000। फिर ये 40,000 इसका वैल्यू बच गया। फिर 31 दिसंबर 2012 पे इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, इस पे नहीं, सारे एसेट पे ही हुआ, इतने तक तो सारे एसेट पे ही हुआ। फिर भी इसका हम लोग अलग करेंगे, तो ये हो गया 8,000, तो बचा कितना? 32,000। 32,000। तो सेकेंड ईयर के एंड में जो एसेट वो नहीं ले जा रहा है, क्योंकि 3 में से 2 लेके जा रहा है, एक रख के जा रहा है, एक रख के जा रहा है तो इसके पास रहेगा, तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा। तो अभी तक जैसे हम लोग एसेट को बाई बैलेंस CD दिखा रहे थे वैसे ही दिखाएंगे, लेकिन सारे एसेट के जगह सिर्फ एक एसेट का वैल्यू दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 32,000। अभी देखा हम लोगों ने 32,000 वैल्यू होगा, तो यहाँ पर दिखाएंगे 32,000 और लिखेंगे वैल्यू ऑफ 1 टेम्पो, वैल्यू ऑफ
1 टेम्पो, ठीक है। ये एक टेम्पो का वैल्यू रह गया, और बाकी दो जो लेके जा रहे हैं उसके लिए क्या एंट्री होगा? बाकी दो जो लेके जा रहे हैं उसका एंट्री क्या होता है? ये क्रॉस पोस्टिंग करेंगे ना। हम लोगों ने दिखाया कि हमारे पास से एसेट चला गया कोलकाता मोटर टू टेम्पो, तो यहाँ पर टेम्पो अकाउंट में क्या हो जाएगा? बाई कोलकाता मोटर। टेम्पो अकाउंट में होना चाहिए बाई कोलकाता मोटर। बाई कोलकाता मोटर, यहाँ पर वैल्यू ऑफ टू टेम्पो टेकन, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ टू टेम्पो टेकन। जो टेम्पो लेके चले जा रहे हैं उसका वैल्यू हमें करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। उसका वैल्यू हम लोग कैसे करेंगे? देखो 64,000। 64, इसका डबल करके कर रहे हो? अच्छा वो तो वही है ना, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही ना। हाँ, डिप्रिसिएशन तो लगेगा। हाँ तो फिर 1 लाख में से 2 बार वो माइनस करेंगे ना, मतलब एक बार 20% फिर दोबारा 20%। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना। यहाँ पर दो चीज देखना पड़ता है, ये देखो। यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो टेम्पो खरीदा था वो तो 20% डेप्रिसिएशन लगा रहा है, लेकिन जो टेम्पो लेके जा रहा है, मतलब जो सेल किया था, वो 30% मान रहा है। तो यहाँ पर हमें वो एसेट का वैल्यू दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर दो वैल्यू आता है, ठीक है। जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि रिपोजिशन का, तो यहाँ पर हमें दो चीज का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे बुक वैल्यू ऑफ द गुड्स रिपोजिट, जो कि 64,000 आ रहा है, वो करेक्ट था, ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ द गुड्स रिपोजिट ये कैलकुलेट करना पड़ता है। देखो स्टेप 1 होता है, ठीक है। स्टेप 1 होता है पहले बुक वैल्यू ऑफ द गुड्स रिपोजिट। अब गुड्स रिपोजिट का बुक वैल्यू का मतलब है जिसके बुक्स में एसेट रिकॉर्डेड है उसके हिसाब से एसेट का वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से बिल्कुल 64,000 ही है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक एसेट का अगर 2 साल बाद बचा हुआ वैल्यू 32,000 होता है, तो फिर बाकी दो एसेट का भी 32 इंटू 32 प्लस 32 यानी 64,000 होगा। अगर चाहे तो हम लोग ऐसे करके भी देख सकते हैं। 50,000 का दो टेम्पो था, वो लेके जा रहा है यानी 1 लाख, और इसको जब यूज किया गया तो 2 साल यूज किया गया, तो 20% के हिसाब से यहाँ पर 20,000 बचा, 80,000, फिर यहाँ पर 20% 16,000, तो ये हो गया 64,000। यही हो रहा है, 64 ही हो रहा है। लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे, हम बता रहे हैं कौन सा रिकॉर्ड होगा। ये हम लोग पहले निकालेंगे बुक वैल्यू ऑफ द गुड्स रिपोजिट। अब निकालना पड़ेगा एग्रीड वैल्यू ऑफ द गुड्स रिपोजिट, ठीक है। स्टेप 2 में होता है एग्रीड वैल्यू। अब एग्रीड वैल्यू क्या होता है? जिस वैल्यू पे गुड्स को रिपोजिट करके लिया जा रहा है, एग्रीड वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजिट। तो एग्रीड वैल्यू कितना है? क्योंकि एग्रीड वैल्यू किया गया है 30% माना जाएगा WDV बेसिस पे जो लेके जा रहा है, ठीक है। तो 50,000 इंटू 2 1 लाख, 1 लाख का एसेट लिया जा रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन माना जाएगा 30% करके। तो 30% करके हम लोग 2 बार लगाएंगे, 30,000, फिर हुआ 70,000, फिर इस पे 30%, ये फर्स्ट ईयर, और ये 30% सेकेंड बार, तो ये हो जाएगा 21,000। 21,000। तो यहाँ पर कितना हो गया? 49,000। 49,000, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीड वैल्यू, मतलब जो लेके जा रहा है वो बोल रहा है हम तो 64 नहीं मानेंगे, हम तो 49,000 ही मानेंगे, ठीक है। तो स्टेप 3 में हमें चेक करना पड़ेगा कितना लॉस हुआ, लॉस ऑन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट होने पे लॉस कितना हुआ? तो लॉस तो हुआ ही, 64,000 का एसेट को 49,000 माना जा रहा है, तो बुक वैल्यू है 64,000, जबकि ये लोग मान रहा है 49,000 जो टेक ओवर कर रहा है। तो लॉस है, कितने का लॉस है? 64,000 माइनस 49,000, 15,000 का लॉस है, ठीक है। 15,000 का लॉस है। अब इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अब हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे कि एसेट चला गया कितने का, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो 49,000 ये लोग मान रहा है, कोलकाता मोटर्स अपना वैल्यूएशन लगा रहा है, क्योंकि हम लोग का एसेट रिपोजिट होने पे एंट्री क्या होगा? वेंडर डेबिट टू
एसेट, ठीक है। तो वेंडर डेबिट टू एसेट, तो टू टेम्पो बोल के हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, सॉरी बाई कोलकाता मोटर्स बोल के हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा वैल्यू ऑफ टू टेम्पो टेकन, टेकन वैल्यू मतलब जो वेंडर है वो कितना वैल्यू लगा रहा है वो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वेंडर है वो कितना वैल्यू लगा रहा है 49,000। तो लॉस कितना हो रहा है 31 दिसंबर 2012, लॉस मतलब बाई पीएल और लिखेंगे लॉस ऑन रिपोजिशन, लॉस ऑन रिपोजिशन। जैसे बेचने पे डेप्रिसिएशन हो लगने के बाद बेचने पे जैसे हम लोग जो सेल वैल्यू मिलता है वही दिखाते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पर वैल्यू कितना हो रहा है, वैल्यू माना गया है क्योंकि वो एसेट लेके जा रहा है ना और उसको पैसा देना था, तो एसेट लेके जा रहा है तो उसका वैल्यू हुआ 49,000, लेकिन 15,000 लॉस ऑन डिफॉल्ट हो रहा है, लॉस ऑन रिपोजिशन या फिर लॉस ऑन डिफॉल्ट हम लोग लिख सकते हैं। और ये 32,000 जो एसेट रख के जा रहा है उसका वैल्यू है, 32,000 वैल्यू है जो एसेट रख के जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये टोटल करना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा 24,000 प्लस 49,000 प्लस 15,000 प्लस 32,000, तो ये हो जाएगा 1,20,000। ये रिपोजिशन के ईयर में ऐसा कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। ये रिपोजिशन जिस साल हुआ उस साल ये कंडीशन हुआ। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर उस साल और भी कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कि अगर हम लोग पैसा नहीं दे पाए तो टू टेम्पो बोल के हमें क्या लिखना चाहिए, ठीक है। तो फिर वही क्रॉस पोस्टिंग ही तो होगा, तो 49,000 क्योंकि जो एसेट टेक ओवर कर रहा है उसके हिसाब से 49,000 पे टेक ओवर कर रहा है, हमेशा एग्रीड वैल्यू पे एंट्री होना चाहिए, बुक वैल्यू पे नहीं, एग्रीड वैल्यू पे, ठीक है। क्योंकि जो टेक ओवर कर रहा है, जैसे हम लोग जब सेकेंड हैंड एसेट बेचते हैं तो जो खरीद रहा है उसका वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अगर कोई पुराना एसेट 49,000 में खरीद रहा है तो 49,000 ही लिखना पड़ेगा, तो जो वैल्यूएशन किया गया है सेलर के तरफ से वही यहाँ पर दिखाना पड़ता है, यानी कि एग्रीड वैल्यू 49,000 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर इसको बैलेंस कर देते हैं 87,200, तो बचा कितना, ये बच गया 38,200। ये क्या है, ये बचा हुआ वैल्यू क्या है, जो एक एसेट एक टेम्पो जो वो लोग नहीं लेके गया तो इसका मतलब उसका पैसा तो देना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पर बैलेंस बच जा रहा था, हम लोग ये बैलेंस क्या था, जो अमाउंट नहीं पे कर पा रहे, तो इसका मतलब जो एक ही एसेट उन्होंने रख दिया है उसका अमाउंट इतना है, इतना पेमेंट करना पड़ेगा 38,200, ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो 1/1/2013 इसको ब्रॉट डाउन कर लेते हैं बाई बैलेंस बीडी 38,200, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी 1 तारीख को ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1/1/13 टू बैलेंस बीडी, ये वाला एसेट बचा हुआ है 32,000 जिसका वैल्यू है। अब इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा, इस पे कौन से रेट पे लगना चाहिए, ये किसके पास है, ये तो जो परचेज किया था उसी के पास है, तो इस पे कौन सा रेट का डेप्रिसिएशन लगेगा, 30% या 20% ही, 20% ही लगे। 20% ही लगेगा, ये तो जो खरीदा है उसी का है, वो तो लेके नहीं गया सारा, एक छोड़ के गया है, ठीक है। तो 6400 ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एसेट का वैल्यू देख लेते हैं कितना बच रहा है बाई बैलेंस सीडी 25,600 बैलेंस करने से आ रहा है। अच्छा, और यहाँ पर ये जो वैल्यू बचा हुआ है वो एक एसेट का वैल्यू बचा हुआ है, ठीक है। एक एसेट का 38,200 बचा हुआ है, तो इसी पे इंटरेस्ट ड्यू होगा, इतना पैसा बचा हुआ था तो इसी पे इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 दिसंबर 2013 बाई इंटरेस्ट 38,200 इंटू 9%, 3438 41,638 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये 31 दिसंबर 2013 ये लास्ट इंस्टॉलमेंट का डेट था, ठीक है। बीच वाला फेलियर हो गया लेकिन उसको एक मौका दिया गया कि एक एसेट रख के जा रहे हैं तो ये बाकी पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करेगा तभी रख के गया, यहाँ पर डिफॉल्ट का बात नहीं होगा, तो टू बैंक ये पूरा पेमेंट मिल जाना चाहिए 41,638 ये हो जाएगा अमाउंट।
तो डिफॉल्ट में मेन यही चीज देखना पड़ता है, ये एग्रीड वैल्यू और ये बुक वैल्यू, ठीक है। और हमेशा रिपोजिशन का एंट्री एग्रीड वैल्यू पे ही होता है। और एक क्वेश्चन देखो, और भी समझ में आ जाएगा। Illustration 10. On 1st Jan 2012, A purchased from B a plant valued 7,45,000. एक ही प्लांट खरीदा गया 7,45,000 का। पेमेंट टू बी मेड बाय 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। लेकिन इंस्टॉलमेंट कैसा है? सेमी एनुअल। सेमी एनुअल का मतलब होता है साल में 2 बार, ठीक है, 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के गैप में, ठीक है। अच्छा, 2,10,000 ईच। एक एक इंस्टॉलमेंट 2,10,000 का है। इंटरेस्ट बीइंग चार्ज 5% पर हाफ ईयर। सारा चीजें 6 मंथ्स का दे रखा है। ए पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 1 जुलाई 2012, क्योंकि जैन से लेके जुलाई, तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई का 1 तारीख, मतलब 6 महीने तक जो दिया हुआ है उसका इंस्टॉलमेंट पहला हो रहा है 1 जुलाई 2012 को। बट फेल टू पे द नेक्स्ट, मतलब कौन सा फेल हो गया है? 31 दिसंबर 2012 का, क्योंकि एक साल अगर जैन में हम लोग खरीदते हैं और इंस्टॉलमेंट 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का है, तो पहला इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई को अगर होगा तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को होगा, क्योंकि जुलाई से दिसंबर 6 मंथ्स होता है। बी रिपोजेस द प्लांट ऑन 4 जैन। अच्छा, 31 दिसंबर 2012 को फेलियर हुआ। 4 जनवरी 2013 को बी ने एसेट को रिपोजेस्ट कर लिया, प्लांट को रिपोजेस्ट कर लिया। ऑन 5 जैन 2013 आफ्टर नेगोशिएशन ए वाज अलाउड टू रिटेन द प्लांट ऑफ विच ओरिजिनल कैश प्राइस 3,90,000। अब इसमें शायद मोर देन वन प्लांट है, जो कि बोला नहीं है क्लियरली। बोल रहा है कि नेगोशिएशन हुआ 5 तारीख को, बी गया था 4 तारीख रिपोजिशन करने के लिए, लेकिन 5 तारीख को कुछ नेगोशिएशन हुआ। उसके बाद ए बोल रहा है ठीक है, जो प्लांट ओरिजिनल मतलब एक्चुअल कॉस्ट 3,90,000 था, ये वाला क्या बोल रहा है? एंड ही वाज टू बियर द लॉस ऑन द रिमाइंडर विच वाज टेकन ओवर बाय बी ऑन दैट डेट फॉर 3,75,000। तो ए बोल रहा है ठीक है, 3,90,000 वाला प्लांट रख लो, बाकी प्लांट हम रिपोजेस करके लेके जाएंगे और उसका वैल्यू हम लगा रहे 3,75,000। ये देखो, एंड ही वाज टू बियर द लॉस ऑन द रिमाइंडर विच वाज टेकन ओवर बाय बी। बी अगर लेके जाएगा, बाकी एसेट लेके चला जाएगा, 3,90,000 के अलावा बाकी जो एसेट है वो लेके चला जाएगा। और कितने में लेके जाएगा उसका वैल्यू वो बता रहा है, वो एग्रीड वैल्यू कर रहा है 3,75,000। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। जो टेक ओवर कर रहा है बी, यानी जो सेलर, वो बचे हुए एसेट को 3,75,000 में लेके जा रहा है, ये क्लियरली क्वेश्चन में बता दिया, ठीक है। और ये लेके जाने पे अगर किसी भी तरह का लॉस होता है, लॉस ऑन डिफॉल्ट, तो वो ए को बियर करना पड़ेगा, वही बोल रहा है। बी वेव्ड द इंटरेस्ट आफ्टर 31 दिसंबर 2012। 31 दिसंबर 2012 के बाद बी ने इंटरेस्ट नहीं लगाया। अनदर एग्रीमेंट वाज साइंड फॉर पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट। दूसरा एक एग्रीमेंट बनाया गया है और बैलेंस अमाउंट कैसे पे किया जाएगा वो बात वहां पर डिक्लेयर किया गया है। सो बाय द लेजर अकाउंट द नेसेसरी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ ए चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम हाफ ईयरली ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो हमें इन द बुक्स ऑफ ए करने बोला, यानी फिर से इन द बुक्स ऑफ परचेजर। Illustration 10. In the books of A. Machinery account. मशीनरी अकाउंट और एक हो जाएगा बी अकाउंट। अच्छा, 1 जनवरी 2012 को परचेस हुआ है, तो फर्स्ट इसका एंट्री करना पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी, क्रेडिट में खरीदा गया है।
टू बी 7,45,000। तो बी अकाउंट में भी हो जाना चाहिए यहाँ पर 1/1/2012 बोल के बाई मशीन। $7,45,000। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट 2,10,000 का है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट कुछ नहीं बोला है इस क्वेश्चन में, बोला नहीं है डाउन पेमेंट के बारे में। तो इंटरेस्ट ड्यू होगा तभी तो इंस्टॉलमेंट पे होगा, पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, कब का लगेगा, इंस्टॉलमेंट बता दिया है 2,10,000, ठीक है, बट इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट कैसे पे होगा, फिर इंस्टॉलमेंट अगर 6 महीने में एक बार देना है तो इंटरेस्ट भी 6 महीने का ही ड्यू होगा, क्योंकि जितना बार इंस्टॉलमेंट देंगे उसका मतलब ही तो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देना है। तो अगर 6 मंथ्स के गैप में हम लोग इंस्टॉलमेंट देंगे तो इंटरेस्ट भी 6 मंथ्स के गैप में ही लगना चाहिए। तो पहला इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट तो 5% पर हाफ ईयर बोला है, तो फिर कितना होगा इंटरेस्ट बताओ, 5% हाफ ईयरली बोल दिया है। तो पहला इंटरेस्ट का डेट बताओ, अमाउंट बताओ, बोलो कुछ। 31 जुलाई होगा ना? जुलाई होगा या जून होना चाहिए, 6 मंथ्स अगर 1 जनवरी है तो जुलाई हाँ 31। 30 जून। हाँ 30 जुलाई होने से लेकिन जून। 7 महीना हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। 2012 बाई इंटरेस्ट कितना अमाउंट लगेगा, जो पूरा का पूरा पैसा ही तो बाकी है, कुछ भी डाउन पेमेंट नहीं हुआ है, तो जो अमाउंट बाकी है उसी पे इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो कितने पे कितना लगेगा ये बताओ, अमाउंट कितना होगा इंटरेस्ट का, पूरा ही तो बाकी है। 7,45,000 का ऐसे करेंगे, 37,250। हाँ 7,45,000 पे लगेगा, हाँ वही अमाउंट होगा, 37,250 होगा। ये देखो 7,45,000 पे कितना लगेगा, 5%, ये तो बोला नहीं है पर एनम, अगर बोल देता कि 5% पर एनम तब 5% डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ता, क्योंकि साल में 5%, अगर साल में 5% के जगह दो साल में 2 बार देंगे तो इसका मतलब 2.5% करके होना चाहिए था, लेकिन अभी तो यहाँ पर बोल रहा है कि पर ईयर, हाफ ईयर, पर हाफ ईयर, तो ये 5% हाफ ईयर का ही है, तो फिर इसमें और आधा करने का जरूरत नहीं होगा। तो 7,45,000 पे 5% करने से होता है 37,250, ये हो गया इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है। अच्छा, और पेमेंट कितना करना पड़ेगा, पेमेंट पहला पेमेंट होगा 30 जून को, तो नहीं कब का लगा रहा है, 1 तारीख लगा रहा है, ठीक है, 1 तारीख इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पेमेंट होता है, तो 1117, ठीक है, 17/2012 को पेमेंट होता है, तो पेमेंट का एंट्री क्या हो जाएगा टू बैंक, और कितना पेमेंट करना है वो तो क्वेश्चन बता रखा है, क्योंकि एक एक इंस्टॉलमेंट 2,10,000 का है, हर इंस्टॉलमेंट 2,10,000 का है, ठीक है। तो 2,10,000 इसका मतलब ये देखो यहाँ पर ये प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि 2,10,000 में 37,250 अगर इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल है 1,72,750, माइनस करने से ही पता चल जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर बैलेंस निकालेंगे, तो बैलेंस कब का निकलेगा, अगर ये जैन में स्टार्ट हो रहा है, ये जुलाई है, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको 30 जून में क्लोज करते हैं तो यहाँ पर बैलेंस निकलेगा, एक काम करते हैं इसको, एक्चुअली इसका सेमी एनुअल अकाउंट दिखाना पड़ेगा, पूरे साल भर का नहीं, ठीक है, तो हम इसको 1 तारीख ही कर देते हैं, 1/7/2012 का टू बैलेंस CD, बैलेंस कितना आएगा, हम लोग इसको दिसंबर नहीं दिखा के इसको जून टू जुलाई इसी पैटर्न में दिखाएंगे, 37,250, तो ये हो गया 7,82,250, 7,82,250, 5,70,5,75 72,250, 5,72,250। अच्छा, और क्योंकि एंड वाला डेट ये 30 तारीख लिखने से बेटर होता, क्योंकि एंड तो 30 तारीख का ही होता है,
ये 30th लिख देते हैं, एक बार 30th जून लिख देते हैं, क्योंकि एंड तो एंड डेट होना चाहिए ना, अगर हम यहाँ पर क्लोज करें तो एंड डेट ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर एसेट का यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है उसको भी देखेंगे, ठीक है। एसेट का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, इसको भी हम लोग 30th के हिसाब से ही कर देते हैं। तो 30th जून 2012 के एंड में बाई डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का रेट देखते हैं, क्या बोला था। डेप्रिसिएशन बोल रखा है 10% पर एनम हाफ ईयरली ऑन द WDV मेथड, 10% पर एनम हाफ ईयरली। तो बोलो कितना होगा 30th जून को, कितना फिर डेप्रिसिएशन होगा। यहाँ पर WDV मेथड लगेगा 10% पर एनम बताया है, ठीक है, हाफ ईयर नहीं बताया मैंने अभी। 37,250। हाँ 37,250, 5% लगेगा, क्योंकि 10% पूरे साल का है, क्योंकि हम यहाँ पर 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, तो एट द रेट ऑफ 5% दिखाना पड़ेगा। तो 7,45,000 पे 5%, 37,250, ठीक है। तो बचा हुआ अमाउंट हो रहा है 707750, माइनस करने से पता चल जाएगा, बाई बैलेंस CD, ये हो गया। तो टोटल करने से हो रहा है 7,45,000। अच्छा, अब यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे 1/7/2012 टू बैलेंस BD 707750। अब हुआ क्या, जैसे ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने का टाइम आया, यहाँ पर बोल ही रखा है देखो, जैसे ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट हुआ बट फेल टू पे द नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब उसके बाद वाला, तो फेल हो गया नेक्स्ट वाला पे करने पे, ठीक है। अच्छा, अभी इसका जो है यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। 1/7/2012 को पैसा बाकी है 5,72,250, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन डेप्रिसिएशन तो बिल्कुल लगेगा, पूरे 6 महीने यूज हुआ है। जब इंस्टॉलमेंट का टाइम आया तब पता चला कि ये पे नहीं कर पाएगा। तो इंस्टॉलमेंट का नेक्स्ट डेट कब हुआ, अगर पहला वाला था 1 जुलाई, तो उसके बाद 31 दिसंबर आएगा, क्योंकि तभी 6 मंथ्स कंप्लीट होता है, तो 6 मंथ्स तक ये एसेट यूज हो गया। तो 31 दिसंबर 2012, यहाँ पर भी 12 ही होगा, क्योंकि ये जून तक का है, ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक का है। बाई डेप्रिसिएशन WDV मेथड में होगा, तो इस पे 5%। 35,388, 35,387.5 है, तो हम उसको 88 कर देते हैं, बाई बैलेंस CD 707750 इंटू 5% माइनस इक्वल टू 6,72,362, 707750, 707750। मैंने यहाँ पर रिपोजिशन का एंट्री इसीलिए नहीं किया क्योंकि रिपोजिशन हुआ है 4 जनवरी के बाद, ठीक है, 5 जनवरी को हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। 5 जैन में यहाँ पर रिपोजिशन होगा, ठीक है। तो 1 तारीख तक रिपोजिशन तो कुछ नहीं हुआ। 1/1/2013 को पूरा का पूरा एसेट ही था, टू बैलेंस BD करके यहाँ पर हम ब्रॉट डाउन कर देते 6,72,362, क्योंकि यहाँ पर डेट अलग है। पहले वाले क्वेश्चन पे डेट अलग था, सेम डेट पे हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 4 और 5 जैन को हुआ है, ठीक है। तो अभी तक तो एसेट पूरा ही है, लेकिन डिफॉल्ट हो गया वो पता चल चुका है, क्योंकि डेट आ गया था पेमेंट करने का, जबकि पेमेंट नहीं मिला। अच्छा, अब ये वाला अमाउंट हो गया यहाँ पर। अब ये वाला कैलकुलेशन देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए हमें। तो 1/7/2012 बैलेंस जो है 5,72,250, इस पे भी इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। इस पे इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 दिसंबर 2012 तक बाई इंटरेस्ट, लेकिन पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो 5,72,250, इस पे 5% का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है पूरे 6 मंथ में। 5,72,250 इंटू 5%, तो 28,613, लेकिन हम लोग यहाँ पर टू बैंक जैसे पहले वाले पे लिखे थे वैसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पेमेंट
नहीं होगा, ठीक है, पेमेंट नहीं होगा। लेकिन 5 तारीख को इसके जगह क्या हो जा रहा है, 5 तारीख को इसके जगह एसेट लेके चला जा रहा है। तो एसेट लेके चला जा रहा है तो एंट्री हो जाएगा, एसेट चला जा रहा है टू मशीन। लेकिन जो एसेट लेके जाएगा उसका एग्रीड वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा एसेट तो लेके नहीं जा रहा है, तो हम लोग चेक करते हैं क्या होगा कैलकुलेशन। यहाँ पर हो जाएगा, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो रिपोजेस्ड हो रहा है और रिटेन्ड हो रहा है। तो रिपोजेस्ड जो हो रहा है 3,75,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं रिपोजेस्ड और रिटेन्ड जो रह जा रहा है। अच्छा, जो एग्रीड वैल्यू है वो हमें पता है 3,75,000, ठीक है। एग्रीड वैल्यू 3,75,000, लेकिन बुक वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी लॉस या प्रॉफिट पता चलेगा। बुक वैल्यू ऑफ द एसेट टेक ओवर, तो एसेट जो लेके जा रहा है वो 3,90,000 वाला एसेट है, ठीक है। तो 3,90,000 लेके जा रहा है या रख के जा रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ए वॉज अलाउड टू रिटेन। अच्छा, रिटेन बोला है 3,90,000। 3,90,000 वाला एसेट अगर रख के जा रहा है तो लेके कितना जा रहा है, टोटल 7,45,000 का एसेट था। अगर 3,90,000 का एसेट लेके जा रहा है तो कितने का एसेट रख के जा रहा है, 3,55,000। 3,55,000, हाँ 3,55,000 माइनस करने से ही पता चल जाएगा। 7,45,000 का एसेट था, उसमें 3,90,000 ओरिजिनल कॉस्ट वाला एसेट लेके चला जाएगा, तो 3,55,000 रख के जा रहा है। अब वैल्यू क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो कितना दिन यूज हुआ, पूरा 1 साल, 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन 6 मंथ्स का होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेस डेप्रीशिएशन, ठीक है। अच्छा, डेप्रीशिएशन कितना है, एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। 10% था, यानी एट द रेट ऑफ 5% करके तो हो रहा है 6 मंथ्स का। तो 3,55,000 पे कितना हुआ होगा, 3,55,000 इंटू 5%, 17,750। हम लोग अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे डेप्रीशिएशन में करते हैं, ताकि हमें मतलब डिफरेंस पता चले। कैलकुलेशन जो है वो अलग करना पड़ेगा। 19,500, इसका वैल्यू हो गया 3,70,500, और यहाँ पर हो जाएगा 3,55,000 इंटू 5%, 3,37,250। ये 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन है। अगर हम लोग ऐड करेंगे 17,750 एंड 19,500, ये देखो 17,750 एंड 19,500, तो टोटल डेप्रीशिएशन वही दिखेगा जो हमें यहाँ पर दिख रहा होगा 37,250। यहाँ पर तो सारे एसेट का डेप्रीशिएशन है, क्योंकि कुछ रख के जा रहा है कुछ लेके जा रहा है, दैट इज पार्शियल रिपोजिशन। ये फुल रिपोजिशन नहीं है, क्योंकि पार्शियल रिपोजिशन है, इसी वजह से अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा बुक वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ भी एग्रीड वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है। फिर यहाँ पर डेप्रीशिएशन लगेगा आगे 5% नेक्स्ट 6 मंथ्स का, क्योंकि एक बार का इंस्टॉलमेंट दिया गया, 6 मंथ्स यूज हुआ, फिर 6 मंथ्स यूज हुआ, उसके बाद इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो अब रिपोजिशन होगा, लेकिन यूज हुआ है तो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होना चाहिए। तो 3,37,250 इंटू 5%, 1,68,630 अच्छा, तो यहाँ पर हो गया 3,20,387। अच्छा, 3,70,500 इंटू 5%, 1,8525 माइनस इक्वल टू 3,51,975, ठीक है। और अगर हम लोग ये दो डेप्रीशिएशन को ऐड करेंगे, दैट इज 16,863 प्लस 18,525, तो 35,388 हमें यहाँ पर मिलेगा। ये देखो 35,388, ये डेप्रीशिएशन हमें यहाँ पर दिखेगा। अब क्या हुआ, अब रिपोजेस्ड हो रहा है, ठीक है। तो जो रिपोजेस हो रहा है ये हो गया एग्रीड वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। तो हमें क्या करना है, लॉस ऑन डिफॉल्ट चेक करना है, लॉस ऑन डिफॉल्ट। तो सॉरी, ये एग्रीड वैल्यू नहीं, ये बुक वैल्यू है ना, ये बुक वैल्यू है। तो जो से मतलब जो परचेजर है उनके हिसाब से 3,80,000 3,20,387, ठीक है। और जो से लेके जा रहा है उसके हिसाब से है 3,75,000, ठीक है, 3,75,000। तो बताओ लॉस है कि प्रॉफिट है रिपोजिशन पे। इसने बोला मेरा बुक वैल्यू है एसेट का 3,20,387, ठीक है। ये क्या है, ये बुक वैल्यू है। ये क्या है, ये एग्रीड वैल्यू है। तो बोलो लॉस है कि प्रॉफिट है इस बार।
जो बेच रहा है वो बोल रहा है 3,20,387, मतलब जो सेलर है, ठीक है, जो बायर है उसके हिसाब से 3,20,387, और जो ले रहा है यानी जो सेलर था उसके हिसाब से 3,75,000। मतलब हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, हम लोग कोई एसेट बेच रहे हैं, पुराना एसेट, हमारे हिसाब से उसका वैल्यू 3,20,387, लेकिन जो परचेस कर रहा है वो बोल रहा है हम 3,75,000 मानेंगे। तो जिसके पास से एसेट चला जा रहा है उसके लिए प्रॉफिट है कि लॉस, क्योंकि हम लोग तो उसी का अकाउंट बना रहे हैं। तो जो जिसके पास एसेट है वो बोल रहा है 3,20,387, लेकिन जो ले रहा है वो बोल रहा है 3,75,000। तो इस बार लॉस नहीं, लॉस की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन डिफॉल्ट कितना हो रहा है, माइनस करके देख लो, 3,20,387 माइनस 3,75,000, तो प्रॉफिट हुआ है 54,613। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, बहुत ही कम, ठीक है, 54,613। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन यहाँ पर लिखेंगे। तो एसेट लेके जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एग्रीड वैल्यू पे होना चाहिए, एग्रीड वैल्यू हमें पहले से ही पता था 3,75,000, ठीक है, 3,75,000 हो गया। अच्छा, ये लेके चला जा रहा है और यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, तो एक जो बचा हुआ एसेट है उसका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 5,72,250 प्लस 28,613। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं कितना हो रहा है, बैलेंस टू बैलेंस CD 6,008,630 माइनस 3,75,000, 2,25,000 863। ये अमाउंट बच रहा है। ये कौन सा अमाउंट है, जो रिटेन कर दिया गया, जो रिटेन कर दिया गया उस एसेट का बचा हुआ, मतलब क्रेडिट अमाउंट, मतलब जो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इतना अमाउंट अभी भी बाकी है। और ये एसेट के कॉलम में क्या लिखेंगे, पहले इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे 5 तारीख का, बाई बी अकाउंट 3,75,000 का एसेट लेके चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, डिफॉल्ट पे प्रॉफिट हो रहा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस 54, कितना हुआ था, 54,613 672,362 प्लस 54,613 7,26,975, ठीक है। और यहाँ पर 7,26,975 लिख दिया, और बचा हुआ बैलेंस बाई बैलेंस CD, जो एसेट रह जा रहा है वही बचा हुआ बैलेंस यहाँ पर शो होगा, माइनस कर देते 3,75,000, तो 3,51,975। ये वैल्यू, ये वाले वैल्यू से ऑब्वियसली टैली होना चाहिए, ये देखो टैली हो भी रहा है, 3,51,975 जो कि बचा हुआ एसेट का वैल्यू है, तो बचा हुआ एसेट का वैल्यू यही वाला होगा, ठीक है, ये टैली हो गया। तो इस तरह से होगा। तो एक चीज बस ध्यान रखना है कि एग्रीड वैल्यू और बुक वैल्यू, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो एग्रीड वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा, और रिपोजिशन का एंट्री हमेशा एग्रीड वैल्यू पे होगा, और उसी के ऊपर डिपेंड करके प्रॉफिट या लॉस हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा, 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, Z sold 3 machinery for a total cash sale price of 6 lakh। 6 लाख का टोटल कैश सेल प्राइस है, तो क्या ये 3 मशीन का प्राइस है या एक मशीन का प्राइस बता रहा है, क्या पढ़ के क्या समझ में आ रहा है। 3 machines for a total cash sale price of 6 lakh, तो ये एक एक मशीन का 6 लाख है या तीनों मशीन का 6 लाख है, ऑन अ हायर परचेज बेसिस। टोटल बता रहा है, टोटल बता रहा है, ठीक है। 6 लाख अच्छा, हाँ 6 लाख, हाँ, एक्स को बेच रहा है 1/1/2011 में। द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर 30% एज कैश डाउन, तो कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, 6 लाख का 30%, 1,80,000। 1,80,000। और बचा हुआ जो अमाउंट है, एंड द बैलेंस ऑफ द कैश प्राइस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, तो बचा हुआ जो है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा, तो 6 लाख में से अगर 1,80,000 पेमेंट कर देते हैं तो बचा कितना, रिमेन 4,20,000।
4,20,000, अगर 4,20,000 पे हमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा तो डिवाइडेड बाई 3 करके देखते हैं कितना हुआ है। 1,40,000 लिखा हुआ, 1,40,000। हाँ लेकिन लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट, लेकिन क्या ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट है? नहीं, ये कौन सा अमाउंट है? ये हर बार का प्रिंसिपल अमाउंट है। P1 P2 P3 करके हमें ये पैसा पे करना पड़ेगा, तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। साल में एक ही बार देना पड़ेगा, कंपाउंड भी इंटरेस्ट एक ही बार होगा, तो हमारा पहला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? फिर से वही पहले क्वेश्चन की तरह ही तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। चेक करके देखो तुम लोग, होता है कि नहीं, तुम लोगों से होना तो चाहिए। इलास्ट्रेशन 11, ठीक है, इलास्ट्रेशन 11, तो यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं। 6 लाख कैश प्राइस। मैम इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट तो इंस्टॉलमेंट बताओ, पहला इंस्टॉलमेंट हम बता देते। पहला इंस्टॉलमेंट है 1,80,000, इंटरेस्ट है 42,000। नहीं मैम, परसेंटेज कितना परसेंटेज है मतलब? ओ परसेंटेज 10%। 1,82,000 फॉर इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,80,000, 1,82,000 हो रहा है ना? यस 42। मैम, 4,20,000 हाँ पे। हाँ, ये गलत लिखा, 1,82,000 ही होगा। हाँ सही हुआ है, 1,82,000, 30%, 1,80,000, 4,20,000 हो गया। अब इंटरेस्ट इस पे लगना चाहिए 4,20,000 पे, क्योंकि बचे हुए अमाउंट पे ही हमेशा इंटरेस्ट लगेगा। तो 4,20,000 पे 10%, 42,000, और ये 3 बार में पेमेंट करना है। 4,20,000 डिवाइडेड बाई 3, 1,40,000 प्लस 42,000, 1,82,000। तो फिर प्रिंसिपल पे हो जाएगा, 1,40,000 पेमेंट हो गया ये वाला, तो बचा कितना? 2,80,000। अब ये 2,80,000 पे 2,80,000। इंटरेस्ट, हाँ 2,80,000 पे इंटरेस्ट लगना चाहिए, 28,000, 10% करके। 28,000। हाँ तो इंस्टॉलमेंट 1,40,000 प्लस 28,000, 1,68,000। तो जैसे ये इंस्टॉलमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग पेमेंट दिखा देंगे 1,40,000 का। तो ये एक दो बार और एक बार होगा, 2,80,000 माइनस 1,40,000, फिर 1,40,000 बच रहा है। ये 1,40,000 पे 10%, 14,000, 1,54,000। हाँ 1,54,000, यहाँ पर 1,40,000। ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ है, कुछ तो रिपोजिशन वगैरह होगा। द इंस्टॉलमेंट वेयर पेबल एज पर फॉलोइंग शेड्यूल: फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 December 12, सेकेंड 31 December 13, थर्ड 31 December 14। अच्छा, पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम बट फेल टू पे देयर आफ्टर, पहला वाला पे किया उसके बाद नहीं पे कर पा रहा है। ऑन हिज फेलियर टू पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जेट रिपोजेस टू मशीनरी एंड वैल्यू देम एट 50% ऑफ द कैश प्राइस। कैश प्राइस का 50% वैल्यू किया है, यानी एग्रीड वैल्यू जेड ने जो डिसाइड किया है वो बोल रहे हैं कि जो भी कैश प्राइस होगा मशीन्स का जो हम लोग लेके जा रहेंगे उसका 50% मानेंगे कैश प्राइस का। एक्स चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन, अभी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया गया है, ठीक है। तो इस पे हमें प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स कौन है? एक्स है परचेजर, फिर से परचेजर के बुक्स में ही बोला गया है, ठीक है। तो परचेजर के बुक्स में करेंगे यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा मशीन अकाउंट, मशीन था कि क्या था? हाँ मशीन, मशीनरी अकाउंट,
और एक है जेड्स अकाउंट। तो पहले परचेस का एंट्री हो जाएगा 1/1/2011 1/1/11 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेड 6 लाख और यहाँ पर हो जाएगा 1/1/11 में बाई मशीन 6 लाख। अच्छा, अब 1 साल डेप्रिसिएशन होगा, इंटरेस्ट वगैरह भी लगेगा, ठीक है। कैश डाउन पेमेंट पहले, अच्छा डाउन पेमेंट पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1/1/11 में टू बैंक डाउन पेमेंट 30% एट द रेट ऑफ 30%, तो 1,80,000 बचे हुए अमाउंट पे डेप्रिसिएशन के लिए इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन नहीं इंटरेस्ट चार्ज होगा इंस्टॉलमेंट का 31 दिसंबर 2012 बाई इंटरेस्ट, तो 6 लाख 1,80,000 यहाँ पर कर रखा है हम लोगों ने 42,000 होगा। पहला इंटरेस्ट हुआ 42,000, तो 31 दिसंबर 2012 में इंस्टॉलमेंट भी क्लियर कर दिया है, तो इंस्टॉलमेंट दे दिया गया है तो 42,000 और यहाँ पर 1,80,000 1,82,000 बचा हुआ अमाउंट को लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी 6,42,000 6,42,000 माइनस 1,80,2 तो बैलेंस हो रहा है 2,80,000। अच्छा, इसमें कब पे हुआ था पहला इंस्टॉलमेंट? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 31 दिसंबर 12। अच्छा, डेट थोड़ा सा गलत हो गया, 1 जनवरी 11 में खरीदा गया लेकिन 31 दिसंबर 12 से पेमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर तो ये गलत हो गया। फिर एक मिनट, ये गलत हो गया, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नहीं लगेगा, ये वाला डेट के हिसाब से करना चाहिए था हमें। ये 31 दिसंबर 11 में कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू ही नहीं हुआ है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जब खरीदा गया उसके बाद 31 दिसंबर 12 से हो रहा है, तो ये वैसे भी 11 था, तो ये 31 दिसंबर 11 होना चाहिए था, मैंने यहाँ 12 लिख दिया, यही पहला गलती हो गया। 31 दिसंबर 11 होगा ये वाला। अच्छा, 31 दिसंबर 11 होगा, यहाँ पर टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो क्या इंटरेस्ट ड्यू नहीं होगा? होगा, इंटरेस्ट बिल्कुल ड्यू होगा। इंटरेस्ट तो जब से हम लोग लोन लेंगे इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, ठीक है। अब लोन का इंस्टॉलमेंट का डेट 1 साल बाद दिया गया है, वो अलग बात है, लेकिन लोन हो गया है तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो इंटरेस्ट 42,000 होगा, लेकिन पेमेंट जो है यहाँ पर नहीं होगा। तो पेमेंट पूरा का पूरा इस बार बाकी है, कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है, बस इंटरेस्ट ड्यू हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डेट देखो 31 दिसंबर 12 दे रखा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, तो ये पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा 6,42,000 माइनस 1,80,000 4,62,000, ये हो गया बैलेंस। अब यहाँ पर 1/1/12 में ये ब्रॉट डाउन होगा बाई बैलेंस बीडी 4,62,000 4,62,000 और इस पे इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, तो इसका मतलब मेरा ये कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो गया, ये पहला वाला ठीक है, लेकिन पहला तो इंस्टॉलमेंट होगा नहीं, पहले केस में सिर्फ इंटरेस्ट ही लगेगा। पहला तो पेमेंट ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है आगे का कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो रहा है।
कि मतलब प्रेजेंटेशन गलत हो जा रहा है बिकॉज डेट के वजह से। बाकी नॉर्मल अगर देखो तो ऐसे ही होता है, लेकिन ये एक स्पेशल केस था क्वेश्चन में कि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जो है वो फर्स्ट ईयर के एंड में नहीं, सेकेंड ईयर के एंड से चालू हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही ड्यू हुआ 42,000, यहाँ पर कुछ भी पेमेंट वगैरह नहीं हुआ, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से इंस्टॉलमेंट लगना स्टार्ट होगा, उसके बाद से, क्योंकि ये 42,000 हम लोगों ने ड्यू कर दिया इंटरेस्ट, इसका मतलब यहाँ पर जो इंटरेस्ट का अमाउंट इसके बाद से लगेगा वो 4,62,000 पे लगेगा, क्योंकि अभी लोन का अमाउंट ये बढ़ जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा 42,000, 4,62,000 हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है फिर से समझाते हैं। देखो, हम लोगों ने 6 लाख का एसेट खरीदा था, 1,80,000 पे कर दिया, 4,20,000 बाकी था। अब इसको पे करना था, लेकिन जिस दिन खरीदा उस साल के एंड में नहीं पे करके हम लोग नेक्स्ट ईयर के एंड में पे कर रहे हैं। लेकिन लोन 4,20,000 का अगर हम लोगों ने उधार लिया किसी से, तो इंटरेस्ट एक अगर ईयरली पे हो रहा है तो इंटरेस्ट तब तक 2 बार ड्यू हो चुका है, एक बार जो खरीदा हुआ ईयर था उसमें और उसके बाद वाले साल में। ठीक है, तो जो खरीदा हुआ ईयर था वहां पर हमारा ड्यू अमाउंट था 4,20,000 जो लोन अमाउंट था, तो उस पे इंटरेस्ट ड्यू होके 42,000 हो गया। तो इसका मतलब लोन अब ज्यादा हो गया, लोन हो गया है 4,20,000 प्लस 42,000। तो अभी जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगना चाहिए 4,62,000 पे। तो 4,62,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 10%, यहाँ पर हो जाएगा 46,200। ठीक है, 46,200। अब हम लोग यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल कितना होगा, वो तो उतना ही होगा जो बचे हुए अमाउंट का है, क्योंकि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बोला है। बस डेट चेंज होने की वजह से एक इंटरेस्ट का अमाउंट भी लोन में जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1,40,000 तो होगा ही, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1,40,000 के साथ 46,200। ये थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन में, बस इतना सा चेंज है, इतना सा नहीं, ये चीज बहुत ही वाइटल है कि यहाँ पर ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी लोन के साथ ही ऐड हो जा रहा है, लोन का अमाउंट बढ़ जा रहा है। तो 1,40,000 प्लस 46,200 ये वाला देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ये 42,000 भी देना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमें कितना क्या क्या पे करना पड़ेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमें फर्स्ट प्रिंसिपल देना पड़ेगा और 2 साल का ड्यू इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 1,40,000 प्लस 46,200 प्लस 42,000, यानी 2,28,200 होगा। 2,28,200 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 2 लाख। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होगा 31 दिसंबर 2012 में टू बैंक 2,20,000, हाँ 2,28,000 था शायद, देख लेते 2,28,200, 2,28,200 ये पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। अच्छा, अब बचा क्या, टू बैलेंस सीटी 4,62,000, 2,30,000। ओ, इंटरेस्ट तो यहाँ पर दिखाया नहीं मैंने, 31 दिसंबर 2012 इंटरेस्ट का अमाउंट लिखा नहीं मैंने। ये 4,62,000 पे 10%, 46,200, 5,08,200, 5,08,200 माइनस 2,28,200, 2,80,000 ये बैलेंस बच रहा है, ये सेकेंड ईयर के एंड में हुआ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मुझे 2 बार डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 साल दिखा दिया, बट यहाँ पर अभी तक ट्रीटमेंट नहीं किया मैंने एक बार भी। तो 31 दिसंबर 2011 में डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी अलग है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे है। तो 10%, तो 10% यानी 60,000 बाई बैलेंस CD। 6 लाख minus 60,000, 5,40,000, 1,112 to balance BD 5,40,000,
31st of December 2012 बाई डेप्रिशिएशन 60,000 ही होगा। ये भी ध्यान रखना है हमें यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इस पे डेप्रिशिएशन कभी नहीं लगेगा। ये WDV बैलेंस मेथड नहीं है कि बैलेंस अमाउंट पे लगेगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस CD 4,80,000। ये पहला इंस्टॉलमेंट के टाइम का डेप्रिशिएशन हो गया। जिस साल पहला इंस्टॉलमेंट हुआ उस साल एसेट का वैल्यू, बचा हुआ एसेट का वैल्यू 4,80,000 है। अब फिर यहाँ पर 1/1/13 में टू बैलेंस BD 4,80,000 और एसेट यूज हुआ है तो डेप्रिशिएशन भी लगेगा। डेट है 31 दिसंबर 2013 बाई डेप्रिशिएशन 60,000। लेकिन यहाँ पर आके डिफॉल्ट हो जाता है आगे के अकाउंट में जो क्रेडिटर वाला है और पूरा पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। वन वन 13 में 2,80,000 1/1/13 बाई बैलेंस BD 2,80,000। अब इस पे डेप्रिशिएशन लगेगा, सॉरी इस पे इंटरेस्ट लगेगा 31 दिसंबर 2013, ये जो कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट का डेट था और यही फेलियर हो गया है। लेकिन इंटरेस्ट तो ड्यू हो चुका है पूरे साल भर, जब पेमेंट करने जाएंगे तब पता चलेगा कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर होगा 2,80,000 पे 10%, नहीं कितना था इंटरेस्ट, 10%। तो 2,80,000 पे 10% यानी 28,000। और अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर पाते तो 31 दिसंबर 2013 में हमें लिखना पड़ता टू बैंक 28,000 प्लस 1,40,000। बट यहाँ पर मशीन चला जाएगा हमारे पास से, हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो टू मशीनरी एग्रीड वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा। एग्रीड वैल्यू क्या है? जेड रिपोजिट्स टू मशीन एंड वैल्यू देम 50% ऑफ द कैश प्राइस। कैश प्राइस का 50%। तो कैश प्राइस कितना है? कैश प्राइस है हमारा 6 लाख। 6 लाख में पेमेंट हो गया था 30% कैश डाउन। अच्छा तो कितना हो जाएगा फिर? दो, ये तो कितने का? ये 3 का है। ये देखो कैश प्राइस 3 एसेट का है 6 लाख, तो एक एक एसेट का कितना हो जाएगा? 2 लाख। ठीक है, तो दो एसेट रिपोजिट हो रहा है तो 2 लाख इंटू 2 4 लाख का एसेट रिपोजिट हो रहा है और एग्रीड वैल्यू है 50% ऑफ कैश प्राइस। तो 4 लाख का 50% कितना होगा? 4 लाख का 50% 2 लाख होगा। हाँ, तो जैसे बोला है जस्ट हमें पढ़ के उसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले एग्रीड वैल्यू का कैलकुलेशन यहाँ पर दिखा देते हैं वर्किंग नोट पे। यहाँ तो जगह खाली है, यहाँ दिखा देते हैं। और यहाँ आगे करने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि आगे का तो क्वेश्चन उस तरह से सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे होगा ही नहीं, तो बाकी अमाउंट का जरूरत भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजिट cost of repossessed asset 6 लाख डिवाइडेड बाई 3 एसेट का इंटू 2, 2 एसेट का मिल जाएगा 4 लाख लेस बट वैल्यूड, लेस नहीं लिख के लिख देते, बट वैल्यूड एट 50% ऑफ कैश प्राइस दैट इज 2 लाख। तो ये एग्रीड वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा। बुक वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजिट। अब जो गुड्स रिपोजिट हो रहा है उसका बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू 4 लाख तो कैश प्राइस है, कॉस्ट है 4 लाख, तो इस पे डेप्रिशिएशन लग रहा होगा। ठीक है, 4 लाख का प्राइस कब है? 1/1/11 को।
ठीक है। अच्छा, अब इस पे डेप्रीशिएशन लगेगा। डेप्रीशिएशन कितने साल का लग रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम लोग आराम से उतना अमाउंट इनटू उतना ईयर कर सकते हैं। तो पहला इंस्टॉलमेंट पहला डेप्रीशिएशन लगा 31 दिसंबर 11 को एक बार, फिर 12 दो बार, फिर 13 को 3 बार, उसके बाद रिपोजिशन हुआ। डेप्रीशिएशन फॉर 3 ईयर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा। तो 4 लाख पे अगर हम लोग डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं, कितना करके करना पड़ेगा, 10%। 4 लाख पे 10%, 3 साल, तो 1,20,000 एक हो लाख जाएगा। 20,000। हाँ, 1,20,000, तो -4 लाख, तो यहाँ पर वैल्यू हो रहा है 2,80,000। तो लॉस हो रहा है, लॉस ऑन डिफॉल्ट हो रहा है, क्योंकि बुक वैल्यू जो है वो बोल रहा है 2,80,000, लेकिन जो लेके जाएगा वो बोल रहा है 2 लाख। ठीक है, तो लॉस हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं लॉस ऑन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट होने पे लॉस हो रहा है। कैसे लॉस कैलकुलेट करेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा हम लोग कितना एसेट का वैल्यू बोल रहे हैं और लेके कितने में जा रहा है। 2 लाख में लेके जा रहा है, जबकि हमारे हिसाब से उसी चीज का वैल्यू 2,80,000 है, यानी 80,000 का लॉस हो गया। ठीक है, 80,000 का लॉस हो गया। अब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्डिंग सारा एग्रीड वैल्यू पे होता है। तो पहले यहाँ पर कर लेते हैं एग्रीड वैल्यू टू मशीनरी। एग्रीड वैल्यू हुआ 2 लाख। अच्छा, और यहाँ पर बैलेंस अमाउंट कुछ बचेगा, क्योंकि सारा एसेट लेके नहीं जा रहा है, एक एसेट रख के जा रहा है। ठीक है। हाँ, 2 मशीन्स रिपोजिट कर रहा है, एक रख के जा रहा है, तभी बैलेंस बच जाएगा, 2 बैलेंस CD। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3,08,000, यहाँ पर भी 3,08,000, 1,08,000, 31 दिसंबर 13। बस हमें 13 तक का ही करने बोला है, तो इसके आगे करने का जरूरत नहीं है, ब्रॉड डाउन करके। और यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 31 दिसंबर 13 में बाई जेड अकाउंट 2 लाख, जो रिपोजिशन हो रहा है 2 लाख, और 2 लाख पे रिपोजिशन होने पे लॉस उतना होगा जितना हमारा एग्रीड वैल्यू था 80, 2,80,000। तो 2 लाख तो वो भी मान रहा है, जो नहीं मान रहा है दैट इज 80,000। जो लॉस है, लॉस होगा तो बाई साइड में जाएगा, डेबिट साइड में, बाई PL, लॉस ऑन डिफॉल्ट। अच्छा, 2,80,000 का एसेट चला जाएगा, तो 4,80,000 का एसेट था। ठीक है, उसमें से 60,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, और 2,80,000 का एसेट चला जा रहा है, तो बचेगा कितना, 1,40,000 का एसेट बचेगा। तो बाई बैलेंस CD 1,40,000। और 1,40,000 ही होगा, हम लोग चेक करके देख भी सकते हैं, क्योंकि एक एक एसेट का वैल्यू है 2 लाख करके। 2 लाख वाला एक ही एसेट बचेगा, तो 2 लाख वाले एसेट पे 20%, 20,000 डेप्रिसिएशन होगा 10% के हिसाब से, तो 20,000 करके 3 बार, यानी 60,000। तो 2 लाख से अगर हम लोग 60,000 लेस करते हैं तो 1,40,000 ही बचा हुआ वैल्यू रहता है। ठीक है, तो थर्ड ईयर के एंड में 1,40,000 ही बचा हुआ वैल्यू होगा एक एसेट का। तो ये हो गया 1,40,000। अच्छा, ये हो गया 11। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, एक्स परचेज ए ट्रक फॉर 2,80,000, पेमेंट टू बी मेड 91,000 डाउन एंड 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 76,000 ईच एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। तो यहाँ पर तो ये भी बता दिया है कितना हमें इंस्टॉलमेंट देना है। ठीक है, तो ट्रक जो खरीदा गया है वो 2,80,000 का खरीदा गया है, 91,000 डाउन पेमेंट, तो परचेज हुआ है 2,80,000 का, डाउन पेमेंट हो चुका है 91,000 का, और इंस्टॉलमेंट है 3, 1 2 3 इंस्टॉलमेंट है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, ईच ईयर, तो 76,000, 76,000 और 76,000, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट बता रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। बायर डेप्रिशिएट एसेट 15% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। WDV मेथड से जो परचेस कर रहा है यानी X, वो 10% डेप्रिशिएशन लगाएगा WDV से। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज X आफ्टर हैविंग पेड डाउन पेमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट क्लियर कर दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया है, और उसके बाद वो
कुड नॉट पे द सेकेंड, ये और ये सेकेंड नहीं दिया तो थर्ड भी नहीं दिया है. सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड सेलर टुक रिपोजिशन ऑफ द ट्रक. सेलर आफ्टर स्पेंडिंग 9,200 ऑन रिपेयर्स ऑफ द एसेट सोल्ड फॉर 1,50,000. तो जो सेलर था वो आया, एसेट को रिपोजिस्ट किया, फिर उस पर थोड़ा रिपेयर करवाया, फिर उसको बेच दिया 1.5 लाख पे. सो द रेलिवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द परचेजर एंड द वेंडर. अभी हमें दोनों के बुक्स में ही अकाउंट बनाना है, परचेजर यानी एक्स और वेंडर यानी यहाँ पर कौन है, वेंडर का नाम क्या है, दिया तो नहीं है, चलो वेंडर लिख देंगे हम लोग. वेंडर के अकाउंट में हमें एंट्री करना पड़ेगा. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बैक कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पर. तो वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे, ये देखो, इंस्टॉलमेंट बोल रखा है कितना, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट दे रखा है. इंस्टॉलमेंट है 76,000 ईच. ठीक है, 76,000 ईच. यहाँ पर दे देते हैं इंटरेस्ट. अच्छा, 2,80,000 है टोटल प्राइस. टोटल 2,80,000 टोटल प्राइस. डाउन पेमेंट लेस कर देते हैं 91,000. तो बचा कितना, 2,80,000 में अगर 91, 1,89,000. हाँ 1,89,000 बचा. अच्छा, अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बता रखा है, इंस्टॉलमेंट है 76,000. तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, क्योंकि ये मेरा 1,89,000 बचा हुआ है और इसमें 76,000 है, तो और इंटरेस्ट बता रखा है 10%. अच्छा 10%, तो ये 110 का वैल्यू है. अगर 76,000 में मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, तो मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मुझे क्या बता रहा है, 10% इंटरेस्ट का मतलब है 100 रुपए में 10 रुपए इंटरेस्ट देना है, यानी ये मेरा 110 का वैल्यू है. अगर 76,000 मेरा 110 का वैल्यू है, तो मेरा 10 का वैल्यू या 100 का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इससे हमें इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगा. अच्छा, तो इसमें अच्छा ऐसे भी तो कर सकते, ये बैलेंस अमाउंट हो जाएगा. अच्छा ऐसे भी तो कर सकते, ये मेरा लोन अमाउंट हो गया, 1,89,000 मैंने पेमेंट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 91,000 पेमेंट किया, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट 1,89,000 पे ही ड्यू हो जाएगा. तो वैसे भी करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते. तो 1,89,000 पे अगर 10% इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं पहले. इंटरेस्ट हो गया 18,900, और अगर 76,000 मेरा इंस्टॉलमेंट है और 18,900 अगर इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना है, बैलेंस करके नहीं निकल जाएगा. अगर 76,000 मेरा इंस्टॉलमेंट है, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अगर 18,900 है, तो प्रिंसिपल मिल जाएगा. बैलेंस करने से कितना आ रहा है, हम यहाँ पर छोटा छोटा करके लिख के देते हैं. यहाँ पर हो गया, हाँ 57,100. यहाँ पर लिख देते हैं 1 लाख, नहीं प्रिंसिपल पहले लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 18,900. ये इंटरेस्ट का अमाउंट, इंस्टॉलमेंट पता है 76,000, यहाँ पर बैलेंस करके निकाल लेंगे 57,100. ये बैलेंसिंग फिगर आ गया. ठीक है, अच्छा तो 57,100 प्रिंसिपल 1 है, तो प्रिंसिपल 1 जैसे ही पेमेंट करेंगे तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा, 1,31,900. अब इस पे फिर से इंटरेस्ट ड्यू करो, 1,31,900 इंटू 10%, 13,190, 13,190 हो गया. अच्छा अब यहाँ पर फिर से 13,190 लिख देते हैं, और ये तो 76,000 ही है, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल कितना होगा, बैलेंस करना पड़ेगा फिर से 60, हाँ बोलो 60, 810, प्रिंसिपल 2, ये पेमेंट हो जाएगा. तो 62,810 माइनस कर लेते हैं, 69090. अच्छा इस पे इंटरेस्ट होना चाहिए 69090 पे 10%,
6909 होगा फिर इस पे 10%। हाँ अच्छा, यहाँ पर 6909 और ये हो गया 76,000। देखते बैलेंस करके एग्जैक्ट इतना आता है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो फिर इंटरेस्ट को कुछ चेंज करना पड़ेगा। 76,000 सही आ रहा है। एक रुपया ज्यादा आ रहा है ना? नहीं उतना ही आ रहा। सही आया तो 1 रुपया ज्यादा नहीं है मेरा, 1 रुपया ज्यादा आ गया। 76,000 माइनस 6909। 1 रुपया ज्यादा आ रहा है, एक रुपया बस ज्यादा आ रहा है। ठीक है छोड़ो, 1 रुपया में हम लोग ये 69, इसको 1 रुपया ज्यादा आ रहा है तो इसको एडजस्ट कर देते हैं। 6909 तो यहाँ पर दिखाना ही पड़ेगा, प्रिंसिपल 3। हम लोग फिर 1 रुपया को कैसे एडजस्ट करेंगे, इंटरेस्ट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, ये इंटरेस्ट जो है 6909 के जगह अप्रोक्स करके इसको 1 रुपया यहाँ पर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6909 के जगह 6910 हो जाएगा। ये करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके यहाँ पर कैलकुलेशन ठीक रहेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये 69090 ही रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये 10 करना पड़ेगा। ये अगर 10 कर लेंगे तो ये भी टैली हो जाएगा 76,000। तो इसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हम लोगों ने छोटे क्वेश्चंस, जो शॉर्ट क्वेश्चंस था वहां पर भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि अगर हमारा टैली नहीं होता है, प्रिंसिपल को चेंज नहीं करेंगे हम लोग, हमेशा इंटरेस्ट जो अमाउंट है उसी को चेंज करेंगे। तो ठीक है, वर्किंग तो बन गया। अब हम लोग दोनों के बुक्स में अकाउंट्स जो है वो बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ एक्स कार अकाउंट, वेंडर अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ वेंडर एक्स अकाउंट, ये तो डेटर का अकाउंट बनाएगा जिससे पैसा मिलेगा, और गुड्स रिपोजिस्ट का अकाउंट बनाएगा, और कुछ नहीं होगा इसका। गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट ये है इन द बुक्स ऑफ सेलर। अभी तक हम लोगों ने सेलर का अकाउंट नहीं बनाया था, ठीक है, जब भी बना रहे थे हम लोग बायर का अकाउंट ही बना रहे थे। ठीक है, तो अब बायर के अकाउंट में हम लोग लिखेंगे परचेज किया है, तो कार अकाउंट डेबिट, डेट कुछ नहीं दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, तो कार अकाउंट डेबिट यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ईयर लिख सकते हैं। टू वेंडर 2,80,000 था, 2,80,000, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ईयर बाई कार 2,80,000। फर्स्ट ईयर को ही डाउन पेमेंट टू बैंक 91,000 डाउन पेमेंट। अच्छा, फिर इंस्टॉलमेंट भी होगा फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर एंड टू बैंक 76,000, ये तो बता ही रखा है इंस्टॉलमेंट। अच्छा, इंटरेस्ट ड्यू करना चाहिए था पहले, तो फर्स्ट ईयर एंड में इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो बाय इंटरेस्ट यहाँ पर इंटरेस्ट हुआ पहला वाला 18,900। 18,900 इंटरेस्ट ड्यू हुआ, फिर मिला के 76,000 पे कर दिया गया टू बैलेंस CD। 2,80,000 प्लस 18,900, 2,98,900, 2,98,900 माइनस 91,000 माइनस 76,000, 1,31,900। ये फर्स्ट ईयर में हो गया। यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगेगा फर्स्ट ईयर एंड बाई डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन लग रहा है 15%, तो 2,80,000 इंटू 15%, 42,000, 2,38,000
बाई बैलेंस सीडी। सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा है तो टू बैलेंस बीडी 2,38,000 सेकेंड ईयर एंड बाई डेप्रीशिएशन। अच्छा WDV मेथड था। हाँ WDV तो इस बचे हुए वैल्यू पे 15% 35,700, लेकिन बैलेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि रिपोजिशन हुआ है। अच्छा यहाँ पर ब्रॉट डाउन होगा सेकेंड ईयर बाई बैलेंस BD 1,31,900 1,31,900 बाई इंटरेस्ट 13,190 होगा। ये रहा 13,190 लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए तो एसेट रिपोजिट हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर यहाँ पर अगर पेमेंट करते तो इस तरह से टू बैंक लिखना पड़ता, अभी लिखेंगे टू एसेट यानी टू कार अकाउंट था। हाँ ट्रक था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ट्रक कर देते हैं। यहाँ पर एग्रीड वैल्यू आना चाहिए। अच्छा एग्रीड वैल्यू क्या बोला है? बिकॉज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज नेगोशिएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं दे पाया, टुक पोजेशन ऑफ द ट्रक सेलर आफ्टर स्पेंडिंग। अच्छा यहाँ पर कुछ बोला नहीं है कि वो अपने हिसाब से क्या वैल्यू लगा रहा है। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो जो इसका वैल्यू है वही माना जाएगा। तो इसका मतलब 1,31,900 प्लस 13,190, इससे मतलब टोटल 1,45,090 रुपीज मिलने वाला था। तो अलग से कुछ भी अगर हमें कैलकुलेशन नहीं बताया है तो हम लोग ये मानेंगे कि 1,45,090 का ट्रक ही वो लेके जा रहा है जो अमाउंट ड्यू था। ठीक है, कुछ एग्रीड वैल्यू नहीं बताया इस क्वेश्चन में। ये और भी अलग हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट जो है चेंज कर दिया कि एग्रीड वैल्यू ना तो कैलकुलेट करने बोला है ना तो कैलकुलेट करके दिया हुआ है, कुछ भी नहीं बताया है। तो एग्रीड वैल्यू फिर क्या है? एग्रीड वैल्यू कुछ लगाया नहीं, वो अपने तरफ से जो वैल्यू है वो उसी को मान रहा है। तो कौन सा वैल्यू? ये वैल्यू नहीं, जो बचा हुआ वैल्यू एसेट का, ये नहीं। एक्चुअली एडजस्टमेंट किसके अगेंस्ट में होता है? जो अमाउंट मिलने वाला था। तो अमाउंट कितना मिलने वाला था? 1,45,090। तो इसी अमाउंट को टेक ओवर किया जाएगा। तो 1,45,090 1,45,090। ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगा। इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं बाई वेंडर बोल के। अब यहाँ पर लॉस हुआ कि प्रॉफिट, वो हमें कैसे पता चलेगा? 2,38,000 एसेट का वैल्यू था। ठीक है, और उसमें डेप्रिसिएशन लगा 35,700, तो बचा हुआ वैल्यू हुआ 2,0300। इससे इसको माइनस करके देखो, 2,02,300 ये बुक वैल्यू है। तो और ए ग्रेड वैल्यू ये है। ठीक है, तो लॉस जो है बैलेंस अमाउंट हो जाएगा। वैसे भी इसको बैलेंस करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा। तो बाई PL लिखना है, बैलेंस नहीं लिखना है। वो एसेट का वैल्यू नहीं बच रहा है, एसेट तो रिपोजिट हो जा रहा है। तो माइनस कर लेते हैं 1,45,90। तो ये हो गया 57,210। अच्छा ये हो गया हमारा इन द बुक्स ऑफ परचेजर। अब सेलर के बुक्स में करना पड़ेगा। तो सेलर के बुक्स में सबसे पहले एंट्री होगा, उसने बेच दिया था 1 तारीख को, मतलब फर्स्ट ईयर को। यहाँ पर डेट तो कुछ दिया नहीं है। तो कार बाई कार, सॉरी कार नहीं, ट्रक, बाई ट्रक 2,80,000। अच्छा अब उसको कैश डाउन पेमेंट भी मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पैसा मिला था, तो एंट्री क्या हो जाएगा? नहीं, ये तो मैंने गलत लिख दिया। एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स डेटर है, टू ट्रक होना चाहिए। एक्स अकाउंट डेबिट यहाँ पर फर्स्ट ईयर में लिखेंगे, कैश अकाउंट सॉरी एक्स अकाउंट डेबिट टू ट्रक।
अमाउंट है 2,80,000। 2,80,000 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट 2 ट्रक हुआ, तो अब डाउन पेमेंट लेंगे, पहले बाय बैंक करके डाउन पेमेंट ले लेते हैं। डाउन पेमेंट स्टेप वाइज करेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये डाउन पेमेंट मिल गया, उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो इसके लिए तो इंटरेस्ट इसका अर्निंग है तो 2 इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना था, इसको देना है 18,900, इसको मिलेगा 18,900, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा 18,900। बाई बैंक इंस्टॉलमेंट मिल गया, पहला इंस्टॉलमेंट था 76,000। अच्छा, हर इंस्टॉलमेंट ही तो 76,000 का ही है, 76,000, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस CD, ये वही वाला अमाउंट होगा जो इसका टू बैलेंस CD है। इसको 1,31,900 देना है और इसका 1,31,900 इसको मिलेगा। तो ये टोटल कर लेते, टोटल भी दोनों का उतना ही हो जाएगा, यहाँ से देख के ही कर सकते, 2,98,900। सेकेंड ईयर में टू बैलेंस BD, इतना पैसा डेटर से मिलने वाला है 1,31,900। एक साल में इंटरेस्ट भी ड्यू हो जाएगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा एक साल में 13,190। 13,190 ये पैसा मिलने वाला था, बट नहीं मिला, गुड्स रिपोजिस्ट कर लिया गया है। और रिपोजिस्ट करने के टाइम पे गुड्स का वैल्यू हुआ है 1,45,90, ठीक है। अगर पैसा मिल जाता तो बाई बैंक लिखना पड़ता, पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन एसेट लेके आ जा रहा है, तो बाई क्या हो जाएगा, बाई गुड्स रिपोजिस्ट 1,45,090, ये क्लोज हो जाएगा 1,45,090। गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट्स में क्रॉस पोस्टिंग गुड्स रिपोजिस्ट टू X, ठीक है। तो डेटर कम हो गया बिकॉज गुड्स रिपोजिशन करने के वजह से, तो 1,45,090 इतने का गुड्स रिपोजिस्ट हो गया। अब इसमें कुछ खर्चा किया गया है, इस एसेट को बेचने के लिए इस पे कुछ खर्चा किया गया है 9,200 सेलर ने खर्चा किया रिपेयर्स का। तो कैश टू कैश या टू बैंक पैसा जा रहा है रिपेयर्स का, किस पे हो रहा है, एसेट पे खर्चा हो रहा है, कितना 9,200। तो जो 1,45,090 का एसेट था उस पे अगर हम लोगों ने और भी 9,200 का खर्चा कर दिया है तो वो एसेट बन गया 1,54,290 का। अब इसे बेचा गया है 1,50,000 में, तो लॉस हुआ है। 1,54,290 का एसेट बेचा गया है, तो बेचने से एंट्री होगा बाई बैंक या फिर कैश, सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स 1,50,000, तो है वैल्यू 1,54,000, तो लॉस हुआ है 4,290 का बाई प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर 1,54,290। तो ये हो गया लॉस, ठीक है, इतना लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों का अकाउंट ही सीखा, जो सेलर है जो बायर है दोनों का ही। तो जो सेलर है उसका 2 ही अकाउंट बनता है, एक वेंडर नॉर्मली 2 ही अकाउंट बनता है, इसके अलावा और भी अकाउंट हो सकता है, कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन यहाँ पर मेन 2 ही अकाउंट बनता है, एक डेटर का, उससे डेटर से कितना पैसा मिलेगा उसको, और रिपोजिशन होने पर रिपोजिशन का अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर और 2 ही सम्स है, 13 और 14 है, ठीक है। तो ये तुम लोग होमवर्क करो, ठीक है, एक बार खुद से करके देखो, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा क्योंकि एक ही तरह का सम्स है सारा ही, ठीक है। तो 12 तक मैंने करवा दिया, 13 और 14 ये तो तुम लोग करके देखो होमवर्क।